Students, today we are here with our social science topic, that is chapter 4, National Movements of India, part 1. So in chapter 3 we have read about lots of about it relates, right? We have read the movements towards a new world, right? So after that we can say national movements were started in India. Okay? And in this chapter, we are going to read the Great Uprising of 1857, right? And a lots of movements which has been started then after. So let's start it. So today we are going to study the introduction of this chapter, the Great National Uprising of 1857, which we also called First Indian Independence movement. Okay, and the next we'll study about boycott and indigenous movements and Muslim League 1906 or 1906 we can say. Introduction. During their stay in India, Britishers became familiar with the political condition of India. The British East India Company took advantage of the political disputes or internal weakness of India, and from 1757 AD, after creeping into Bengal, to the uprising of 1857 AD, it established its supremacy over India in its 100 years of rule. So, उस वक्त की बात है, राइट? वी ऑल नो अवर हिस्ट्री के ब्रिटिशर्स धीरे धीरे फैमिलियर होने लगे हमारी पॉलिटिकल कंडीशन से. हम ये कह सकते हैं कि वो अच्छे से जान गए कि हमारी वीकनेस क्या है और कहाँ है. फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स का एडवांटेज लेना शुरू किया, यानी पॉलिटिकल जो इश्यूज या प्रॉब्लम्स होती थी उसका फायदा उठाना उन लोगों ने शुरू किया, या हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंटरनल वीकनेस है, राइट, हमारी जो माइनस पॉइंट्स जितने भी थे, राइट, हम कहाँ वीक हो रहे थे, ये सारी चीजें उन्हें पता चल गई और वहां पे उन्होंने वार करना शुरू किया. तो 1757 एडी से ये बात शुरू हुई कि जब उन्होंने बंगाल में पहला अपना कदम रख दिया, क्रिपिंग इनटू बंगाल, एंड देन आफ्टर वहां से लेकर टू द अपराइजिंग ऑफ 1857, एक पूरा 1 century we can say, 100 years of rule. 1 century equals to 100 years. तो यहाँ पे 1757 से 1857 तक की जो ब्रिटिशर्स की जर्नी थी, वहां पे we can say they have established supremacy over India. In order to maintain this supremacy, the English gradually developed a strong administrative structure in the country. तो अपनी सुप्रीमेसी को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इंग्लिश ने एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डेवलप किया हमारी कंट्री में. थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कॉमन लॉज, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ लीगल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस. जो आज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमने जो 10th चैप्टर में पढ़ा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यानी कौन से हिसाब से सारी चीजों को एडमिनिस्टर करना, राइट, कैसे काम निकलवाना, कैसे काम करवाना. कॉमन लॉज है तो वो फॉलो होने चाहिए, जो नहीं फॉलो होंगे उनके अगेंस्ट लीगल सिस्टम फ्रेम किया गया. गेटिंग कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाई गई जो स्ट्रिक्टली इज टू बी फॉलोड. फाइन. सो एक तरीके का वैकेंसी के लीगल सिस्टम ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया सो दैट कि वो अपना एग्जिस्टेंस को यहाँ जमा सके. येट द इंग्लिश रिसाइडिंग इन इंडिया established such laws and administration that England would get more benefits. तो इंडिया में जो भी इंग्लिश, जिस तरीके से ये लोग आए, जैसे टाइप के लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया, राइट, वो इस टाइप का लॉ या उस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया जिसमें सबसे ज्यादा फायदा इंग्लैंड को मिले, इंडिया को कोई फायदा नहीं. आज की हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है तो दैट इज द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, दैट इज द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. But Britishers were working only for the welfare of the England, not for our country. At the cost of India, they made England prosperous and exploited India the most. हमारे इंडिया के कॉस्ट पर, यानी हमारे इंडिया को दाव पे रखकर इंग्लैंड को प्रॉस्परस बनाया गया और इंडिया को एक्सप्लॉइट किया गया, इंडिया को बर्बाद किया गया. हमारा once we all know that India was called as a golden bird, right?
इतना सोना था, इतना इतना प्रॉस्परस, वन ऑफ द प्रॉस्परस कंट्री। यू जस्ट इमेजिन कि वर्ल्ड के बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारी कंट्री के साथ काम करना चाहती थी, हमारी कंट्री में आना चाहती थी। पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच क्यों आना चाहती थी? व्हाट इज द रीजन? अगर इंडिया इतना ही गया गुजरा होता या इंडिया इतना ही पुअर रहता तो नोबडी वांट्स टू कम, right? But even though all wants to come in India, all wants to do something with our country, वो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते थे, हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते थे, अमलगमेट करना चाहते थे। तो what is the reason? The reason is that our country was quite prosperous than other countries. ये सारी कंट्रीज से ज्यादा हम प्रॉस्परस थे in every each and every manner, इसलिए वो सब यहाँ पे और इंडिया को लूटते गए। Some of the factors. Now we'll study the Great National Uprising of 1857. इसकी अगर मैं बात करूं 1857 की, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? There are many names of it. पहली बात तो 1857 में क्या था? 1857 was the year जब पहली बार हमारे इंडियंस ने गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके पहली बार आवाज उठाई। दैट वाज दिस ईयर 1857, और वी कैन से इंडियाज रिबेलियन ईयर, और इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 भी हम इसको कह सकते हैं, राइट? सो दिस वाज द ईयर जब पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि इंडियंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसा कुछ किया इंडियंस ने कि ब्रिटिशर्स हिल गए थे। दे हैड नेवर थॉट कि इंडियंस ऐसा कुछ कर सकते हैं, इंडियंस में इतना कुछ, इतनी ताकत होगी, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। इसलिए इसको नाम दिया गया ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857, या हम कह सकते हैं इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम, राइट? या इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ठीक है? देयर आर नंबर्स ऑफ नेम्स इसको दिए गए हैं, ओके? इसको सेपोई म्यूचिनी भी कहते हैं, 1857 के इसको सेपोई म्यूचिनी भी कहते हैं, ठीक है? सो या फिर हम ये कह सकते हैं द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट? ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था इंडियंस के लिए। इसके बाद इंडियंस सडनली अवेक हो गए थे, फाइन। सो इसकी कहानी अगर मैं शॉर्टली बता दूं तो इसमें हुआ था, क्या हुआ था कि एक शहर कह लो या एक गांव कह लो, ठीक है? वहां पे वी ऑल नो के सोल्जर्स, इंडियंस भी सोल्जर्स उसमें जुड़े हुए थे ब्रिटिशर सोल्जर्स के साथ। तो कहीं से इंडियन सोल्जर्स को ये पता चला, हाँ, उस वक्त एक नई राइफल इंट्रोड्यूस हुई थी मार्केट में। ब्रिटिशर्स ने एक नई राइफल समझते ना, गन टाइप्स, ठीक है? एक राइफल इंट्रोड्यूस की थी, और उस राइफल का नाम था, उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। दैट राइफल वाज इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम, और ऐसा कहा जाता था, या एक ऐसी अफवाह उड़ी थी, या व्हाटएवर यू कैन से, बट इट वाज सेड दैट के वो एनफील्ड राइफल अराउंड फरवरी में शायद इंट्रोड्यूस हुई थी अराउंड, राइट? सो ये सेपोई म्यूचिनी की शुरुआत कहाँ से हुई? सेपोई यानी सोल्जर्स, ठीक है? So, an uprising is several sepoy companies of the Bengal army. कहाँ की आर्मी थी ये? बंगाल की आर्मी थी। Was sparkled by the issue of new gunpowder cartridges for the Enfield rifle. और जो Enfield rifle इंट्रोड्यूस हुई थी उसका एक गन पाउडर कैट्रिज होता था। कैट्रिज यानी जो बारूद उसमें डाल के जो गन चलाई जाती है वो। बट ये कहा गया था, it was believed that the cartridges were greased with cow and pig fat. cartridges को वो नहीं ऑयलिंग करते, ग्रीजिंग करते हैं, ठीक है, ताकि वो स्मूथ और सॉफ्टली चले। तो ऐसा कहा गया था कि उस cartridges को काउ और पिग के फैट में से, उसमें से बनाया गया था ग्रीस, और वो यूज किया जाता था, राइट? तो वो कैसे यूज करते थे? लोडिंग द एनफील्ड required tearing open the grease cartridge with one step. तो अगर उस एनफील्ड को आपको लोड करना है उस गन को, तो आपको वो कैट्रिज को जो ग्रीस्ड विथ काउ एंड फैट पिग्स, उसे मुंह से, दांतों से तोड़ना होता है, राइट?
और ये ऐसा कहा जाता था कि उस वक्त हमारे लिए फॉर हिंदूज काउज एज अ होली, राइट, एंड फॉर मुस्लिम्स के लिए भी एक रिलीजियस प्रैक्टिस की हिसाब से था. सो दे बोथ रिस्पेक्ट काउज एंड पिग्स एंड इट वाज समवेयर इंसल्ट, राइट. Hindus and Muslim feel like insult के ऐसे कैसे cow were considered holy by Hindus while pig were considered unclean by Muslim. Muslims pig को हाथ भी नहीं लगाते, ठीक है. So ये जो एक अफवाह फैली वो सेपोइज तक बात पहुंची. सेपोइज को पता चला तो सेपोइज ने यानी हमारे बंगाल के सोल्जर्स ने मना कर दिया कि हम इस राइफल को टच भी करने के लिए रेडी नहीं है, राइट. फॉर द फर्स्ट टाइम द सोल्जर, जो ब्रिटिश सोल्जर्स में ही वो इंक्लूडेड थे, उन्होंने ही मना कर दिया दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस. फाइन. सो इसमें जो भी ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके हेड ने, राइट, उन्होंने उन्हें जेल में डालने की एक ऑर्डर पास कर दिया. उसी वक्त गुस्से में आकर एक सोल्जर ने, राइट, ब्रिटिश सोल्जर्स को उसी वक्त क्या कर दिया, वहां पे मार डाला, ठीक है. एंड दैट सोल्जर जिसने, वो इंडियन सोल्जर जिसने ये सब किया, दैट वाज मंगल पांडे. सो वी कैन से मंगल पांडे वाज द फर्स्ट मार्टियर. वो पहले शहीद थे ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के. वो पहले ऐसे शहीद थे, उन्हें पहले शहीद कहा जा सकता है मंगल पांडे को. उसी वक्त उन्हें फांसी की सजा दे दी गई. मंगल पांडे को एट द सेम टाइम सबके सामने फांसी की सजा दे दी गई. एंड दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड एज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग, ठीक है. सो लेट्स सी, दिस वाज द स्टोरी ऑफ 1857. यानी यहां से एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा और ये काफी हद तक चला. नो डाउट 1857 का जो रिवोल्ट हमारा था, हम फेल हुए थे बिकॉज हमारे पास ऐसे कोई वेपन्स नहीं थे, हमारे पास ऐसा कोई लीडरशिप नहीं था या ऐसा कोई प्लान नहीं था. ये सडनली एक्सीडेंटली ये कुछ अराइज हुआ. सो वी कैन से कि इस चीज ने बाकी इंडियंस में एक बहुत असर डाला उस पर. उससे इंडियंस बहुत मोटिवेट हुए कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम इनके अगेंस्ट जा सकते हैं. ये जो एक मिथ था, राइट, ये एक जो एक धारणा थी कि नहीं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम तो कुछ नहीं है, ये मिथ इन लोगों ने तोड़ा. ओके, सो वी कैन से इंडियंस वर अवेक एट दैट टाइम and that's why it is called the Great Revolt of 1857 या India's forced independence of 1857, right, or the Great National Uprising of 1857, ठीक है. So some of the factors that caused the uprising of 1857 were political dissatisfaction and economic exploitation. इसके अलावा क्या था कि 1857 से पहले ब्रिटिशर्स से लोग नाराज थे, पॉलिटिकली भी नाराज थे और इकोनॉमिकली भी उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया था. बट किसी में हिम्मत नहीं थी कि हम उनके अगेंस्ट जाए, हम उनके अगेंस्ट जाके कुछ कहे. इतनी ताकत किसी में नहीं थी. सडनली 1857 के बाद लोगों में वो ताकत आ गई, वी कैन से. सो सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स, मिलिट्री फैक्टर्स एंड इमीडिएट रीजंस लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल इन द आर्मी. सो पहले तो सोशल और रिलीजियस फैक्टर इसमें कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ, मिलिट्री फैक्टर्स भी अफेक्ट किया और एक इमीडिएट रीजन आया, राइट. ये सारा तो नाराजगी पहले से ही थी, पर सडनली एक ऐसा मैटर बड़ा सा आया जिसमें नाराजगी क्या हो गई, वैकेंसी के अटैक में कन्वर्ट हो गई. गेटिंग, एक अटैक ही हो गया सीधा. तो वो कब हुआ, जब एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन हुआ, यानी इंट्रोड्यूस किया गया एनफील्ड राइफल को. मंगल पांडे वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ अपराइजिंग. सेवरल रिवॉल्यूशनरीज लाइक नाना साहेब तात्या तोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एक्सेट्रा टू पार्ट इन इट. और ये सारे ऐसे ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज हम कह सकते हैं जिन्होंने इस अपराइजिंग में पार्टिसिपेट किया था. द अपराइजिंग ऑफ 1857 प्रोड्यूस्ड मेनी इफेक्ट्स अमंग व्हिच आर द एंड ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया एंड द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसी. और इस अपराइजिंग ने, जैसे मैंने कहा कि इस अपराइजिंग में वी वर फेल, दिस वाज अ फेलियर, राइट. बट ब्रिटिशर्स को इतना एक वीकेंड से शॉक लगा था कि सडनली इंडियंस को, आज हम 100 साल से इंडिया पर राज कर रहे हैं, बट इंडियंस को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया. ये बात इंग्लैंड तक पहुंची, ये बात ब्रिटिश क्राउन तक पहुंची, यानी क्वीन विक्टोरिया तक पहुंची. और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मिलिट्री, सोशल, रिलीजियस पॉलिसीज बदली गई ब्रिटिशर्स की, यानी इसका असर हुआ.
सो इंडियंस को लगा कि एक इतनी सी बात का अगर इतना बड़ा असर अगर ब्रिटिशर्स पर हो रहा है, सो इंडियंस इतने सारे हैं बाय पॉपुलेशन, इट वाज जैसे अगर हम बोले हमारे घर पे मेहमान आए हैं और मेहमान आप पर रूल करने लगे, ऐसा कुछ ब्रिटिशर्स और इंडिया में हुआ। बट हमें पता है कि हम घर में रहने वाले इतने सारे, मेहमान एक आध दो है, तो कौन ज्यादा भारी पड़ सकता है, जो घर में रहते हैं वो। बट इतनी समझ आने में टाइम लगी। गेटिंग इंडियन पॉपुलेशन वाज मेनी मोर। वो लोग आए, कितने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन जितना, तो पूरा देश तो आने वाला नहीं है हमारे कंट्री में। दे आर लिमिटेड राइट इन नंबर्स। सो ऐसा लगा कि हम सब मिलके कुछ करें तो ये अफेक्ट हो सकता है। गेटिंग the reason responsible for the failure of 1857, as I told you कि it was failure, इसके कारण मैंने भी बताया, और वही कारण यहाँ पे are beginning of the uprising before the planned time। एक के बहुत सारी जगहों पे कुछ ना कुछ प्लानिंग की थी, राइट। 1857 पूरा ईयर चला था। इसकी शुरुआत के बाद बहुत सारे प्लान्ड किए गए, बट कोई ना कोई कहते हैं ना कि अंदर का अंदर ऐसा होता है जो प्लानिंग बता देता है, या वो टाइम पे प्लान वर्क नहीं कर पाता, ऐसा कुछ हुआ। लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, लीडरशिप की कमी थी। एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, जो अच्छे से लोगों को गाइड कर सके, उसकी कमी थी। इनसफिशिएंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स, हमारे पास ऐसे कोई वेपन्स नहीं थे जैसे ब्रिटिशर्स के पास थे, वेल इक्विप्ड। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सेंटर इंटरेस्ट, राइट। दूसरा इश्यू क्या था कि लोगों को अपनी ही पड़ी थी, राइट। इंडिया की पड़ी नहीं थी। अभी लोगों में उतनी जागरूकता नहीं आई थी कि वो अपने कंट्री के बारे में सोचे। दे वर स्टिल थिंकिंग ऑफ सेल्फ सेंटर्ड, यानी वो खुद में ही इंटरेस्टेड थे, खुद का फायदा ही देखते थे। अगर ब्रिटिशर्स थोड़े पैसे दे देते तो थोड़े लालच दे देते थे तो वो मूव ऑन कर लेते थे। गेटिंग तो अभी भी वो जो इश्यू था, राइट, तो वो नेशनलिज्म जैसी फीलिंग अभी तक लोगों में नहीं आई थी, राइट। देन नेशनलिज्म अमंग्स रिवॉल्यूशनरीज, लैक ऑफ सूटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप, जो मैंने कहा। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास। सो ये सारी चीज तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। व्हाट द नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट्स, राइट। तो सबसे पहले एक मूवमेंट आया 1905 में, राइट। सो ये मूवमेंट था बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट्स, यानी पता नहीं इस तरीके से इंडियंस नाखुश हुए ब्रिटिशर्स से, क्यों हुए वो हम आगे पढ़ेंगे, कि उन्होंने तय किया कि हम ब्रिटिश गुड्स को ही बॉयकॉट करेंगे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से सस्ते में रॉ मटेरियल खरीदते थे, ब्रिटिशर्स इंग्लैंड में उसे अच्छे से वो क्या कहते हैं कि फैक्टराइज करते थे, प्रोडक्शन में कन्वर्ट करते थे, और उसे ही डबल प्राइस में इंडियंस को बेचा जाता था, राइट। इस तरीके से वो कमाते थे हम में से ही। सो इंडियंस ने ये तय किया कि हम ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर देंगे, यानी कोई भी तरीके के ब्रिटिश गुड्स इंडियंस नहीं खरीदेगा, जैसे चाइना गुड्स बॉयकॉट है। और इसके अगेंस्ट में अगर उनके गुड्स हम बॉयकॉट कर रहे हैं तो कुछ तो हमारे पास गुड्स होने चाहिए। सो उन्होंने ये तय किया कि हम इंडिजिनियस मूवमेंट्स निकालेंगे, कि इंडिया में ही गुड्स बनेंगे और इंडियन गुड्स ही यूज किए जाएंगे। तो इंडिजिनियस मूवमेंट शुरू किया। So this movement along with Bang Bang movement 1905 में was one of the important events of the Indian national movements। तो ये दोनों ही movements एक great events रहे Indian national movement के, क्योंकि एक पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी, that was divide and rule policy। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि ब्रिटिशर्स फायदा उठाना जानता था, वो दोनों लोगों को लड़ाता था और अपना काम निकाल आता था, ठीक है। So divide and rule policy is a result of Britishers Machiavellian policies, boycott and indigenous movements got an impetus, ठीक है। सो इसमें से ये सारे क्या हो गया कि उनका जो एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज जो शुरू हुई, उसमें से ये इशू शुरू हुआ। तो दूसरी एक पॉलिसी आई, दैट इज मैशियावेलियन पॉलिसी। अब ये पॉलिसी क्या है, राइट, व्हाट इज द नेम, दैट इज मैशियावेलियन पॉलिसी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मैशियावेलियनिज्म्स, ठीक है। सो दिस इज वी कैन से कनिंगनेस, स्कीमिंग करना, राइट, पॉलिटिक्स खेलना, यानी ऐसा सब कुछ जो विच इज इलीगल, सब कुछ गलत करना, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी बन गई थी, राइट। तो इन्होंने ये तय किया कि हम अब इंडियन से ये तय किया कि हम बॉयकॉट और इंडिजिनियस गुड्स तय करेंगे, ठीक है। सो बंगाल वाज अ बिग प्रोविंस। उस वक्त बंगाल बहुत ही डेवलप्ड था और बहुत बड़ा प्रोविंस था, राइट, और बहुत डेवलप था। सबसे पहले इसीलिए ब्रिटिशर्स ने बंगाल को ही
अटैक किए या टारगेट किया, वी कैन से. सो बंगाल वाज अ बिग प्रोविंस एट दैट टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल व्हिच इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. यानी आज का बंगाल, बिहार, ओडिशा, ये तीनों मिला हो तब उस वक्त का बंगाल था. इतना बड़ा प्रोविंस, इतना डेवलप्ड भी था और इतना प्रॉस्परस भी था. Compared to other states, Bengal was the central point of national awakening. तो अगर दूसरे स्टेट से कंपेयर अगर करो तो बंगाल एक ऐसा पॉइंट था, सेंट्रल पॉइंट था, जहां पे हम चाहे उतना नेशनल अवेकनिंग यानी नेशनल मूवमेंट्स वहां पे जितना मतलब एक उभर के आते थे, उसका इफेक्ट दूसरे पार्ट्स में भी पड़ता था. The impetus and thought for the national movement came from Bengal. तो ये जितनी भी जागरूकता आई, अवेकनिंग आया, we can say it was just because of Bengal. बंगाल में जितने भी मूवमेंट्स होते थे वो ऑल ओवर कंट्रीज में इस तरीके से फैलते थे कि हर एक लोगों में वो अवेकनिंग आता था. So in 1857 revolt, Hindus and Muslims had collectively fought the English. ये बंगाल की बात है. बंगाल के हिंदू मुस्लिम्स ने मिलकर 1857 के रिवॉल्ट में इंग्लिश के खिलाफ वो लड़े. तब इंग्लिश को एक स्ट्रेटेजी सूझी कि ये दोनों इतने स्ट्रांगली इसलिए लड़ सके क्योंकि दोनों साथ में हिंदू मुस्लिम्स. अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए, राइट, तो इनकी ताकत डिवाइडेड हो जाएगी और इनको हम डाइवर्ट कर सकते हैं कैसे भी. एक दूसरे की तरफ भड़काना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने. तो यहाँ आया उनका डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी के पहले डिवाइड करो हिंदू मुस्लिम्स को और फिर उन पर रूल करो. दे एनकरेज कम्युनलिज्म. तो उन्होंने कम्युनलिज्म को एनकरेज किया और लोगों को डिवाइड किया, डिविजन अमॉन्ग पीपल. फिर आता है वाइसरॉय कर्जन. वाइसरॉय कर्जन 1899 में आए टिल 1905 तक रहे. डिवाइडेड द वास्ट बंगाल प्रोविंस. उन्होंने वाइसरॉय कर्जन ने वास्ट बंगाल को डिवाइड किया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, जिसकी नाराजगी बंगाल में हमेशा रही. They doesn't want to divide it. They don't want that. ठीक है. And in the name, और उन्होंने क्या कहा कि बंगाल, उन्होंने रीजन तो देना पड़ेगा. तो उन्होंने ये रीजन दिया कि बंगाल एक इतना बड़ा प्रोविंस है कि इसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं किया जा रहा अच्छे से, तो इसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो हम इजीली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेट करेंगे इसको. This was the reason given by him, but actual reason was to divide and rule policy, and वो थी कि हिंदू मुस्लिम्स को अलग करना, कम्युनलिज्म को एनकरेज करना. So एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आया बंगाल के डिवीजन में, राइट, और बंगाल डिवाइड हुआ 16 अक्टूबर 1905 को. पूरा बंगाल ने उस दिन को नेशनल मॉर्निंग डे ऑब्जर्व किया. इट्स नॉट MORNING, इट्स MOUR, यानी नेशनल दुखद दिन, राइट. दैट वाज द सैडेस्ट डे ऑफ द हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू बंगाल. तो इन्होंने ये डे ऑब्जर्व किया, यानी 16 अक्टूबर 1905 को द डे वाज ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल मॉर्निंग डे. द सेम डे, उसी वक्त अनाउंस किया उन लोगों ने कि हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं और हम इंडिजिनियस गुड्स को एनकरेज करेंगे. नॉट मैरली बंगालीज, बट सिर्फ बंगालीज नहीं, बट बहुत सारे दूसरे इंडियंस भी इसमें बिलीव करना शुरू किया, राइट. एंड दिस डिवीजन हैड बीन डन टू कर्टल द वॉसिफरस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म दैट वाज कैचिंग अप इन इंडिया. तो हम कह सकते हैं कि ये जो फीलिंग थी कि बंगाल को जिस तरीके से डिवाइड किया, उसके अगेंस्ट में बंगालीज ने जो एक तय किया, डिसीजन लिया, उसमें दूसरे इंडियंस को भी एक बिलीव दिखा, एक वी कैन से एक पॉजिटिव पॉइंट दिखा कि हम सबको ये करना चाहिए. तो वो एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स कहीं ना कहीं कैचिंग अप हो रही थी इंडिया में, राइट. दैट डे हिंदूज एंड मुस्लिम्स टाइड राखीज टू ईच अदर. उस दिन हिंदूज और मुस्लिम्स ने राखीज बांधी एक दूसरे को, और पूरा बंगाल ऐसा एक्सप्रेस किया कि देयर इज अ यूनिटी बिटवीन देम, बिकॉज वहां पे बहुत सारे हिंदू मुस्लिम्स है, राइट. और इस मूवमेंट को 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया गया, एंड दीज आर अडॉप्ट इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स, यानी स्वदेशी गुड्स को अडॉप्ट करो, इंडियंस में बने हुए गुड्स को अडॉप्ट करो, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स को नकारो, बॉयकॉट करो, और नेशनल अडॉप्ट नेशनल एजुकेशन. फॉरेनर्स की स्कूल्स भी नहीं जाना है, उनकी बनाई हुई स्कूल में कोई नहीं जाएगा, इंस्टेड अपना नेशनल एजुकेशन, यानी उस वक्त बहुत सारी इंडियन स्कूल भी ओपन की गई थी. इंडिया बेनिफिटेड अ लॉट ड्यू टू दिस स्वदेशी मूवमेंट. इंडिया को बहुत फायदा हुआ इस स्वदेशी मूवमेंट से.
while the English industry was badly affected. और इसका असर इंग्लिश इंडस्ट्री पे बहुत हुआ क्योंकि हमने बॉयकॉट किया था फॉरेन गुड्स को. यहाँ तक कि द क्लोथ कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर स्टॉप्ड, sugar, shoes, cigarettes, tobaccos, etc. imported from England was reduced and the sale of cloth made in India increased. राइट, तो ये सारी चीजें जो वहां से आती थी इंग्लैंड में से, राइट, क्लोथ्स आते थे मैनचेस्टर से, शुगर, शूज, सिगरेट्स, टोबैको जैसी सारी चीजें जो इंपोर्ट की जाती थी इंग्लैंड से वो कम होती जा रही है. राइट, इंस्टेड क्या होने लगा कि इंडिया मेड इन इंडिया के जो क्लोथ्स है उसकी सेल लगने लगी या वो इंक्रीज हो गया. फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग इंडिजिनियस गुड्स वर स्टार्टेड, लोगों ने फैक्ट्री शुरू की. अब यू मस्ट भी इमेजिन कि लोगों के पास इतने पैसे होंगे इतने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज शुरू करने का. यू वोंट बिलीव, हमारे रिवॉल्यूशनरीज, हमारे लीडर्स ने ये बात रखी कि हमें ये सब करना है बट वी डोंट हैव दैट मच फाइनेंसेस. आप मानोगे नहीं कि घर में जितनी भी औरतें होती थी, लेडीज होती थी, उन्होंने अपना गोल्ड वगैरह सब कुछ वहां पे डोनेट कर दिया था कि ये रहा हमारा गोल्ड, जितना इकट्ठा होता है आप करो और आपको जो करना है इसका करो, फैक्ट्री शुरू करो, आप जो कर सकते हो करो. सो दिस वाज द डेडिकेशन ऑफ आवर इंडियंस एट दैट टाइम. सो द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट वाज फेल्ट इन अदर प्रोविंस. ये इफेक्ट बंगाल के अलावा दूसरे प्रोविंस में भी इसका इफेक्ट होने लगा, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास एंड बिसाइड्स बंगाल, बंगाल के आसपास की हर एक जगह पे इसका इफेक्ट एबल टू सी. द एको ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, जो स्वदेशी मूवमेंट का एक एको, एक गूंज रहा था आवाज, वो गुजरात में भी आया. एक ऐसा ही मूवमेंट यहाँ पे भी स्ट्रांगली शुरू हुआ. राइट, सो द एको यहाँ तक कि गुजरात के अलावा अब इसका एको, इस मूवमेंट का एको ब्रिटिश पार्लियामेंट तक भी पहुंचा. एंड विद इन 6 years यानी 1905 में शुरू हुआ था, 1911 तक द डिविजन ऑफ बंगाल वाज स्क्रैप्ड आफ्टर अ रीथिंकिंग बाय द पार्लियामेंट. यानी पार्लियामेंट ने ये फिर उनको सोचना ही पड़ा कि हमने ये डिवाइड किया, इसकी वजह से ये सारे इशू हुए हैं, तो उन्होंने ये तय किया कि अब ये डिविजन ऑफ बंगाल जो है उसे स्क्रैप किया जाए. राइट, सो दिस वाज अ मेमोरेबल विक्ट्री, यानी डिविजन ऑफ बंगाल को खारिज कर दिया गया, वापस बंगाल एक हो गया. राइट, तो ये एक विक्ट्री थी इंडियंस की फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो भी ब्रिटिशर्स के सामने, विक्ट्री ऑफ द रेलेंटलेस यूनाइटेड एफर्ट्स. और ये इसीलिए पॉसिबल हुआ कि उनकी एफर्ट्स यूनाइटेड थे. दिस वॉज अ नॉट वर्दी विक्ट्री ऑफ द न्यू अवेकनिंग अगेंस्ट द इंग्लिश रूल. और ये उनकी एक नॉट वर्दी विक्ट्री थी कि पहली जीत जो होती है, राइट, वो हमेशा याद रखती. तो ये ऐसी एक जीत थी. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.